क्वालिटी लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे FMEA का फर्स्ट एडिशन, जो कि AIAG और VDA ने मिलकर इस एडिशन को पब्लिश किया है FMEA के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक चीजें कि FMEA क्या है। FMEA फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस इसका फुल फॉर्म है। FMEA होता यह है कि एक अप्रोच है, एनालिटिकल और स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, एक अप्रोच है जिससे कि हम आने वाले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसे एड्रेस करके उसे थ्रू आउट एक्शन ले करके उसे मिनिमाइज करते हैं और एलिमिनेट करते हैं प्रोडक्ट और प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस में, जिससे कि आगे चल करके हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी कम से कम हो या नहीं के बराबर हो। इसलिए दोस्तों, ये FMEA प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। कोई भी नया प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट कोई एग्जिस्टिंग भी है उसे लॉन्च करने के लिए या दिखाने के लिए ये बहुत ही सिंसियर ढंग से करना चाहिए। और FMEA जो 5 कोर टूल्स है उनमें से एक टूल है। इसमें हम जानते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में। FMEA 1955 में पोटेंशियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया था सबसे पहले कैपनर ने। फिर इसे 1963 में डेवलपमेंट के लिए FMEA किया था नासा ने अपोलो प्रोजेक्ट के लिए। फिर 1965 में FMEA एयरक्राफ्ट एयर स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए उपयोग किया गया। ऐसे ही करते करते इन्होंने 1990 में यूज ऑफ FMEA मेडिकल टेक्नोलॉजी में होने लगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में होने लगा, हाउस होल्ड अप्लायंस टेक्नोलॉजी में होने लगा। इस तरह से FMEA जो टूल है वो काफी स्प्रेड कर गया और काफी जाना माना टूल हो गया। इसे हर प्रोडक्ट और प्रोसेस के पहले इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका अप्रोच ऐसा होता है दोस्तों, FMEA डेवलपमेंट या तो डिजाइन के लिए होता है या प्रोसेस के लिए होता है या कॉमन अप्रोच दोनों को एड्रेस करने के लिए होता है। जो पोटेंशियल प्रोडक्ट है या प्रोसेस का जो फेल होना है, पोटेंशियल प्रोडक्ट और प्रोसेस का जो फेल्योर है, जो कि टू मीट द स्पेसिफिकेशन नहीं होने देता। पोटेंशियल काज, जो फेल्योर मोड होगा उसका पोटेंशियल काजेस का, एप्लीकेशन ऑफ करंट कंट्रोल, उसका रिस्क लेवल ऑफ रिस्क और रिस्क एजुकेशन। तो ये अप्रोच है FMEA का। तो बेसिक एलिमेंट है वो 6 बेसिक एलिमेंट है FMEA का। पहला प्लानिंग ऑफ FMEA, देन फेल्योर मोड, देन कॉज, फेल्योर कॉज, उसके बाद इफेक्ट, फिर अकरेंस, सेवेरिटी एंड डिटेक्शन। तो जो बेसिक 6 एलिमेंट है वो है फेल्योर मोड, कॉज, इफेक्ट, अकरेंस, सेवेरिटी एंड डिटेक्शन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि जो लॉजिकल फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन FMEA एलिमेंट का। दोस्तों, ये नंबर को आप ध्यान दीजिए, नंबर्स के अनुसार हम लोग चलेंगे और ये एट ए ग्लांस में हम समझ जाएंगे कि FMEA है क्या और इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है और कैसे इसे अंडरस्टैंड करना है। तो नंबर 1 है सिस्टम आइटम। आइटम मतलब आपका प्रोडक्ट हो जाता है, सिस्टम हो जाता है, क्या प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट है। सेकंड स्टेप है इस आइटम का फंक्शन क्या है, मतलब ये जो आइटम है, जो प्रोडक्ट है, ये क्या फंक्शन करता है, ये सेकंड स्टेप में हमें डिस्क्राइब करना है। फिर थर्ड स्टेप में ये फंक्शन
के लिए फेल्योर मोड क्या हो सकता है जिसकी वजह से फंक्शन नहीं हो। तो ये हमें डिटेल एनालिसिस करना है फेल्योर मोड में कि फेल्योर मोड क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर ये फेल्योर मोड होने के बाद ये फेल्योर मोड का इफेक्ट क्या हो सकता है ये हमें ध्यान देना है चौथे नंबर पे कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। इसका इफेक्ट नेक्स्ट प्रोसेस में, कस्टमर एंड में, एंड यूजर में क्या हो सकता है। यह जो इफेक्ट है हमें देखना है सेवरिटी, कितनी हाई सेवरिटी है, कितना डेंजरस हो सकता है इसका इफेक्ट। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इफेक्ट है, ये इसका कंट्रोल मैकेनिज्म क्या हो सकता है। तो प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है जिसे अकरेंस कहते हैं, और डिटेक्शन कंट्रोल क्या है, और ये जो रीजन है फेल्योर मोड का, जो रीजन है, जो कॉज है, वो क्या हो सकता है। यही आपका दोस्तों हार्ट ऑफ एफएमईए है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एफएमईए का कॉज ही है, क्योंकि इसे आपको कंट्रोल करेगा, इसे हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा फेल्योर नहीं होगा, उसमें डिफेक्ट नहीं जनरेट होगा। और इस कॉज का अकरेंस कितना है। फिर दोस्तों ये कॉज आने के बाद पता हम आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक्शन क्या, रिकमेंडेड एक्शन क्या लिए। ये एक्शन हम इसलिए लेते हैं कि जो रिस्क है वो कम हो जाए और एक्सेप्टेड लेवल पर आ जाए। तो दोस्तों हम देखेंगे कि सेवरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन, ये तीनों को मिला करके हम हाई, मीडियम और लो प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। इसे कहते हैं एक्शन प्रायोरिटी। इसका टेबल हमें गाइडलाइन में दिया गया है जिसे आगे चलकर हम देखेंगे। तो दोस्तों इस एक स्लाइड में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं द सीक्वेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एफएमईए का रिलेशनशिप, उनके एलिमेंट का रिलेशनशिप। दोस्तों फेल्योर मोड क्या होता है। फेल्योर मोड वो है जिसकी वजह से प्रोसेस फेल हो सकता है और ये जो फेल्योर है वो वेस्ट, डिफेक्ट को लीड करता है। इसे फेल्योर मोड कहते हैं। फेल्योर मोड किस लिए हो रहा है इसे फेल्योर कॉज कहते हैं, और फेल्योर मोड का इफेक्ट क्या होगा इसे फेल्योर इफेक्ट कहते हैं। बहुत सिंपल वे है ये फेल्योर मोड, फेल्योर कॉज और फेल्योर इफेक्ट को समझने के लिए। फेल्योर मोड वो होता है जिसकी वजह से प्रोसेस फेल हो सकता है, और जिसकी वजह से ये हो रहा है उसे कॉज कहते हैं, और इसका इफेक्ट जो होगा उसे इफेक्ट कहते हैं, फेल्योर इफेक्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल वे में इसे समझाया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा कि फेल्योर इफेक्ट क्या होता है। फेल्योर इफेक्ट जैसे कि आपने देखा कि फेल्योर मोड का इफेक्ट जो होगा उसे फेल्योर इफेक्ट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेल्योर मोड, ये इफेक्ट जो है हमें तीन एरिया में कंसीडर करना है। एक तो नेक्स्ट प्रोसेस में कि ये फेल्योर मोड का इफेक्ट नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो सकता है, कस्टमर एंड में क्या हो सकता है, एंड यूजर में क्या हो सकता है। एंड यूजर मतलब दोस्तों जो एक्चुअली जो यूज करता है हमारे प्रोडक्ट को, उसे कहते हैं एंड यूजर। और एक कस्टमर जिसे हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं वो हमारा कस्टमर है। फेल्योर कॉज, तो मोस्ट फेल्योर कॉज, बहुत से फेल्योर कॉज मोड के एक से ज्यादा फेल्योर कॉज हो सकते हैं, हमें हर कॉज पर एक्शन लेना है। और फेल्योर मोड का कंट्रोल जो है उसे कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, टेस्ट होता है और मेथड होता है जिससे कि हम फेल्योर मोड कंट्रोल करते हैं। यह दो तरह का होता है, एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है डिटेक्शन। प्रिवेंशन में हम, इसे ध्यान देना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन में हम प्रिवेंट द कॉज, प्रिवेंशन में प्रिवेंट द कॉज, बट डिटेक्शन में डिटेक्ट द फेल्योर मोड
एंड कॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन में हम कॉज को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन डिटेक्शन में कॉज के साथ साथ मोड को भी हम कंट्रोल करते हैं। आइए डिटेक्शन रैंकिंग के बारे में जानते हैं। तो डिटेक्शन रैंकिंग जैसे गाइडलाइन में है कि प्रिवेंट करना है कॉज को, डिटेक्ट कॉज को करना है और डिटेक्ट द डिफेक्ट, इन तीन के बेस पर हमको रैंकिंग करना है, डिटेक्शन रैंकिंग। और एक्शन प्रायोरिटी जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाई, मीडियम, लो, ये बेस्ड ऑन सेवरिटी अकरेंस और डिटेक्शन रैंकिंग के बेस पर होता है। जो एक्शन प्लानिंग हमें जो करना है रिस्क रिड्यूस करने के लिए या फेल्योर को इफेक्ट कम करने के लिए, वो हो गया आपका हाई सेवरिटी पर पहले एक्शन लेना है, फिर अकरेंस पर, फिर डिटेक्शन पर इसका रैंकिंग रिड्यूस करने के लिए एक्शन ले करना है। ये हमारा सीक्वेंस है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि पुराने जो फोर्थ एफएमईए एडिशन था एफएमईए का, और ये जो फर्स्ट एडिशन है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि आपको फोर्थ एडिशन के बारे में जानकारी होगी, इसलिए मैंने फोर्थ एडिशन के बारे में इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं है। लेकिन फोर्थ एडिशन का जो रिक्वायरमेंट है वो इस फर्स्ट एडिशन में कहां पर कैसे एड्रेस किया है वो डिटेल हम बताएंगे। जैसे कि आप फोर्थ एडिशन में देखिए, टीम एंड फॉर्मेशन को स्टेप 1 प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में दिया गया है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम को स्ट्रक्चर एनालिसिस में दिया है। आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो फर्स्ट एफएमईए एडिशन है, ये 7 स्टेप एफएमईए भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 स्टेप में एफएमईए कंप्लीट करने का गाइडलाइन प्रोवाइड किया है। तो प्रोसेस फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट आपको फंक्शनल एनालिसिस में दिया है। पहले जो पोटेंशियल फेल्योर मोड, पोटेंशियल इफेक्ट, पोटेंशियल कॉज, इन सब को ऐड करके एक फेल्योर मोड बनाया है, जिसे स्टेप 4 फोर्थ स्टेप में दिया है। और पहले जैसे सेवरिटी, प्रिवेंशन कंट्रोल, अकरेंस रैंकिंग, डिटेक्शन कंट्रोल, डिटेक्शन रैंकिंग, आरपीएन, इन सबको मिलाकर के एक स्टेप रिस्क एनालिसिस में एड्रेस किया है। इन सभी को 5वें स्टेप में एड्रेस किया। और रिकमेंडेड एक्शन, रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट और एक्शन रिजल्ट को स्टेप नंबर 6 ऑप्टिमाइजेशन में दिया है। ये आपका एक फॉर्मेट है जो नया AIAG और VDA का एफएमईए फॉर्मेट है। दोस्तों इस फॉर्मेट को डिटेल में जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अंत में इस फॉर्मेट को हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है और एक एक पॉइंट को हमने एक एक एरिया को डिफाइन किया है कि वो क्या है। तो आप इससे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों ये स्टेप 2 है स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो कि इसके पहले हमने आपको दिखाया था। फिर स्टेप 3 है, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। ये जस्ट एक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फॉर्मेट डिटेल्स में क्या क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों कि स्टेप 1 प्लानिंग और प्रिपरेशन में क्या है। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेप है। यहां से हमें रिकमेंडेड करते हैं कि एफएमईए में कौन कौन टीम मेंबर होना चाहिए, उसके रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी होनी चाहिए, और टीम मेंबर जो भी हो वो मस्ट अंडरस्टैंड करे, उसे नॉलेज हो प्रोडक्ट का और प्रोसेस का, तभी ये हम एक अच्छा एफएमईए बना सकते हैं। जनरली जो
प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग है उसे 5 T's में हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है इंटेंट, वाई आर वी डूइंग FMEA। सेकेंड है टाइमिंग, व्हेन इज इट यूज। तो हम देखेंगे दोस्तों ये APQP का फेस है, प्लान एंड डिफाइन फेस, प्रोडक्ट एंड डिजाइन, ये APQP के 5 फेस है। तो हमें PFME और DFME APQP के कौन से फेस के साथ स्टार्ट करना है और कौन से फेस तक हमें कंप्लीट कर लेना है, यह डिटेल यहाँ पर है। जैसे कि PFMEA में हमें स्टार्ट करना है प्रोडक्ट एंड डिजाइन डेवलपमेंट वेरिफिकेशन में और कंप्लीट करना है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन वैलिडेशन में। तो ये टाइमिंग फेस है, टाइमिंग है दिया हुआ है विथ APQP कि हमें FMEA कब चालू करना है और कब खत्म करना है। तो थर्ड T है वो टीम है, और टीम में कौन कौन होने चाहिए। तो उस टीम में कोर टीम होना चाहिए, जैसे कि फैसिलिटर होना चाहिए, प्रोसेस इंजीनियर, वैलिडेशन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, एक्सटेंडेड टीम होने चाहिए परचेजिंग के, सप्लायर के, कस्टमर के। तो टीम मेंबर हमें डिसाइड करना है, ये थर्ड T है। फोर्थ T में टास्क, ये जो टास्क व्हाट वर्क नीड्स टू बी डन, हमको क्या करना है ये भी डिसाइड कर लेना है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन स्टेज में। जो 7 स्टेप ओवरव्यू प्रोवाइड है फ्रेमवर्क, जिसमें कि टास्क दिया गया FMEA का, और FMEA टीम शुड प्रिपेयर द रिव्यू रिजल्ट ऑफ देयर एनालिसिस। ये सब हमें जो टीम है उसे रिव्यू करना है, प्रिपेयर करना है एनालिसिस का जो भी रिजल्ट है। फिफ्थ है कौन से टूल यूज करना है। तो आजकल बहुत से टूल मार्केट में उपलब्ध है, बहुत से टूल है, सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे यूज करके हम FMEA स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये FMEA का हेडर पॉइंट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, कस्टमर का नाम, मॉडल। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया भी कहते हैं FMEA का, में इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टेप 1 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है FMEA का। दोस्तों जो स्टेप 2 है वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमको समझने के लिए ये देखना है, ये जो पहले प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमने बनाया, प्रोसेस फ्लो डायग्राम में मेरा जो प्रोसेस है इसे हमने डिटेल में PFD में कर लिया, और इसमें से कोई एक हमने जैसे चूज किया, जैसे कि ऑपरेशन नंबर 10 है ग्रीस बेरिंग शाफ्ट। ये देखिए ये ऑपरेशन नंबर 10 है। ये ऑपरेशन नंबर 20 है, ये देखिए ऑपरेशन नंबर 20 है। ये ऑपरेशन नंबर 30 है, ये ऑपरेशन नंबर 30 है, ये ऑपरेशन नंबर 40 है। तो इस यहां से हमने प्रोसेस फ्लो डायग्राम से प्रोसेस स्टेप जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में दिया है, ये प्रोसेस स्टेप का डिटेल हमने दिया है, और ये है हमारा आइटम, ये आइटम है। इस आइटम को बनाने के लिए ये प्रोसेस स्टेप्स फॉलो होते हैं फॉर एग्जांपल, और हर एक प्रोसेस में जैसे ऑपरेशन नंबर 10 में मेरा जो 5M एलिमेंट है, जैसे ऑपरेशन नंबर 20 में मेरा जो 5M एलिमेंट है वो ये है। इसी तरह से हर एक सभी प्रोसेस का एलिमेंट लेकर के हमें लिस्ट आउट करना है। ये काम हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस में डालना है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमें इस तरह से डिटेल में लिखना है। ये हमारा प्रोसेस आइटम है,
और ये एज पर प्रोसेस फ्लो डायग्राम प्रोसेस स्टेप है, और हर प्रोसेस स्टेप का फोरम एलिमेंट का डिटेल हमें सिर्फ लिखना है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर जो मटेरियल हम यूज करेंगे, मैन मशीन मटेरियल आता है, मटेरियल हम यूज करेंगे वो इनडायरेक्ट मटेरियल ही लिखेंगे, ओनली इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिखेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो मिग वायर आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, ग्रीस इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो ये सब चीजें इनडायरेक्ट मटेरियल को ही हम फोरम एलिमेंट में लिस्ट आउट करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल को नहीं करेंगे। दोस्तों अभी देखते हैं स्टेप 3 फंक्शन एनालिसिस। आपने देखा मेरा जो आइटम है वो इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली था, मेरा जो आइटम था इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली। लाइन का प्रोसेस फंक्शन था असेंबली ऑफ शाफ्ट। मेरा ऑपरेशन नंबर 30 था सेंटर बेरिंग प्रोसेस। तो ये लाइन जो प्रोसेस है इसका फंक्शन क्या है, असेंबली ऑफ शाफ्ट इनटू पोल हाउसिंग असेंबली, ये हमारा फंक्शन है, असेंबली ऑफ शाफ्ट इनटू पोल हाउसिंग असेंबली, ये इसका फंक्शन है। और ऑपरेशन नंबर 30 का जो फंक्शन है वो है प्रेस इन सेंटरिंग बेरिंग टू अचीव एक्सियल पोजीशन इन पोल हाउसिंग टू मैक्सिमम गैप एज पर रिक्वायरमेंट। ये हमारा ऑपरेशन नंबर 30 का फंक्शन है। अब ऑपरेशन नंबर 30 में एलिमेंट क्या क्या थे, ऑपरेटर, ऑपरेटर, प्रेस मशीन और प्रेस मशीन। तो ये ऑपरेटर का फंक्शन क्या है, ऑपरेटर प्रोसेस टू बटन मशीन फॉर रिलीजिंग द प्रेस इन प्रोसेस ऑफ लोडिंग कंपोनेंट। Operator takes sintered bearing from shut and push into the press in shaft until the upper stop। मतलब दोस्तों इसमें ऑपरेटर का क्या फंक्शन है, मशीन का क्या फंक्शन है, ये हमें फंक्शन एनालिसिस में डिटेल में लिखना है। ये हमारा फंक्शन एनालिसिस का पर्पस है, जो कि फंक्शन एनालिसिस में एफएमईए में हमें जो डिटेल देना है वो इसका पर्पस है फंक्शन एनालिसिस का। आइए दोस्तों हम देखते हैं फेल्योर एनालिसिस। तो फंक्शन आपने समझ लिया, तो फेल्योर एनालिसिस में दोस्तों 3 तरह के एस्पेक्ट होते हैं फेल्योर एनालिसिस में। एक होता है फेल्योर इफेक्ट, एक होता है फेल्योर मोड और एक होता है फेल्योर कॉज। तो फेल्योर मोड क्यों हो रहा है इसे हमने इससे पहले भी बताया है, और फेल्योर इफेक्ट क्या होगा ये फेल्योर मोड पर डिपेंड करता है। ये फोकस एलिमेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फेल्योर मोड, इसे हम आगे समझते हैं। आपने दोस्तों हम लोगों ने अभी तक ये हमारा आइटम, ये हमारा फंक्शन, अभी हम इसका फेल्योर क्या हो सकता है वो देखते हैं। असेंबल टू शाफ्ट इनटू पोल हाउसिंग असेंबली, ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन अभी फेल्योर कहां से होगा, फेल्योर ऑपरेटर से होगा या मशीन से होगा। तो हमने यहाँ पूरा डिटेल नहीं लिखा है, बट हमें डिटेल में एनालिसिस करना है। जैसे कि फेल्योर क्या होगा, ये देखिए फेल्योर क्या हो सकता है,
मशीन स्टॉप बिफोर रीचिंग फाइनल कंडीशन। ये एक फेल्योर हो सकता है कि मशीन फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के पहले ही बंद हो जाए, इसकी वजह से बंद हो जाए, तो इसकी वजह से फेल्योर हो सकता है। तो इसमें हमने फेल्योर एनालिसिस में हमें हर एक ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर प्रोसेस बटन, वो बटन दबाना भूल गया, ये एक फेल्योर हो सकता है। वो पुश एंड प्रेस बटन नहीं दबाया या गलत दबा दिया, ये एक फेल्योर हो सकता है। तो हमें इस तरह से हर एक एलिमेंट के ऊपर फेल्योर का एनालिसिस। आइए दोस्तों एक बार फिर समझते हैं। मेरा प्रोसेस आइटम इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका फंक्शन हमारे प्लांट में फंक्शन है पोल हाउसिंग असेंबली, कस्टमर में मोटर व्हीकल डोर के साथ असेंबली कस्टमर एंड में, एंड यूजर में विंडो के ग्लास को अपर एंड राइट लोअर करने के लिए है। इसका फेल्योर इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? क्लियरेंस बहुत कम हो सकता है। असेंबली ऑफ मोटर व्हीकल जो है काफी फोर्स देना होता होगा, जो कि पोटेंशियल डैमेज है। एंड यूजर के लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्लोजिंग टाइम काफी ज्यादा हो सकता है। ये आपका फेल्योर मोड है। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि प्रोसेस आइटम, फंक्शन और फेल्योर, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 का रिलेशन इस एक स्लाइड में हम समझ सकते हैं। दोस्तों स्टेप 5 है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस हमें सेवरिटी एनालिसिस करना है कि मतलब क्या इसमें रिस्क आ सकते हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग असाइनमेंट, एग्जिस्टिंग या प्लांट कंट्रोल रेटिंग फेल्योर, असाइनमेंट ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल, फेल्योर कॉज, ये सब में असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट करते हैं डिटेक्शन कंट्रोल के लिए, सेवरिटी एक्यूरेंस डिटेक्शन, फेल्योर मोड का रैंकिंग करते हैं, रेटिंग करते हैं, फिर उसे कम करने के लिए सेवरिटी ऑप्टिमाइजेशन स्टेप के लिए। तो हमें रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है और रिस्क एनालिसिस के साथ असाइनमेंट भी करना है, एक्शन भी डिसाइड करना है टू रिड्यूस द रिस्क। आइए देखते हैं। तो करंट प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है फेल्योर का? करंट प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ फेल्योर कॉज क्या है? अकरेंस फेल्योर कॉज का कितना है? करंट डिटेक्शन कंट्रोल ऑफ फेल्योर कॉज और फेल्योर मोड का कितना है? और डिटेक्शन फेल्योर कॉज और फेल्योर मोड का क्या है? उसी प्रकार से हम यहाँ पर इन सब के रैंकिंग के बीच और फेल्योर में सेवरिटी रैंकिंग के बीच आइडेंटिफाई करेंगे कि एफएमईए का एक्शन प्रायोरिटी क्या है, हाई, मीडियम और लो। करंट प्रिवेंशन कंट्रोल हो सकता है एलिमिनेट द प्रिवेंट द फेल्योर कॉज, क्योंकि प्रिवेंशन कंट्रोल फेल्योर कॉज को एलिमिनेट करता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ अकरेंस। प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्टिवली प्रोड्यूस पार्ट इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी, डिफेक्टिवली प्रोड्यूस। अभी करंट प्रिवेंशन कंट्रोल जो है का कुछ एग्जांपल है, जैसे मशीन कंट्रोल है, पोकायोके है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस है, XYZ। उसी प्रकार डिटेक्शन कंट्रोल में हमें फेल्योर कॉज और फेल्योर मोड को कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करते हैं? अब बाय ऑटोमेटिकली करना है या मैनुअल है? और कुछ एग्जांपल है जैसे विजुअल इंस्पेक्शन, ऑप्टिकल इंस्पेक्शन, पोकायोके, ये डिटेक्शन कंट्रोल के मैकेनिज्म है, कुछ एग्जांपल है। रिस्क जो है ऑर्गेनाइजेशन जो चूज करता है, मॉडिफाई कर सकता है सेवरिटी अकरेंस डिटेक्शन टेबल जो कि दिया हुआ है गाइडलाइन में। उसके बेस पे एक्शन प्रायोरिटी टेबल से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो रिस्क है हाई है, मीडियम है या लो है। फिर लेकिन हमें एक चीज ध्यान देना है, एक चीज रिकमेंडेड किया गया है कि अगर सेवरिटी 9 और 10 है
तो उसे हाई और मीडियम में ही लिया जाए और इस एक्शन को मैनेजमेंट के रिव्यू में ये पॉइंट आना ही चाहिए, क्योंकि इसकी सेवरिटी काफ़ी हाई है और इसे मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना भी चाहिए। अगर इसके एक्शन के लिए किसी टाइप का, किसी तरह का अगर हेल्प चाहिए तो मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सके। हाई प्रायोरिटी फॉर एक्शन एच, द टीम मस्ट इधर आइडेंटिफाइड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन। हाई प्रायोरिटी में, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, या आप हम नाम से ही समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें इस पे एक्शन लेना है, फिर इस पे लेना है, फिर इस पर लेना है। ये आपका एक्शन प्रायोरिटी टेबल है एफएमईए का, इसे समझने बहुत आसान है। इफेक्ट अगर आपका वेरी हाई है, सेवरिटी 9 to 10 है, फेल्योर कॉज अकरेंस वेरी हाई है और एबिलिटी टू डिटेक्ट सपोज मॉडरेट है, डिटेक्शन 5 to 6 एक्शन प्रायोरिटी हाई है। इस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट प्लान इफेक्ट मॉडरेट है, तो ये हो गया 4 to 6 रैंकिंग हो गया सेवरिटी का। मान लीजिए आपका प्रिडिक्शन ऑफ फेल्योर कॉज अकरिंग, प्रिडिक्शन ऑफ फेल्योर कॉज अकरिंग हाई है, तो रैंकिंग हो जाएगा 6 to 7। और एबिलिटी ऑफ डिटेक्शन मान लीजिए 7 to 10 है, तो एक्शन प्रायोरिटी नंबर मीडियम होगा। इसे आप काफी आसानी से समझ सकते हैं कि हमें ये कैसे रीड करना है। और ये एक्शन प्रायोरिटी नंबर सिर्फ पीएफएमईए नहीं, डीएफएमईए के लिए भी एप्लीकेबल है। दोस्तों, जो 6th स्टेप है वो ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन में हम प्रोसेस मॉडिफिकेशन टू एलिमिनेट द फेल्योर इफेक्ट, प्रोसेस मॉडिफिकेशन टू रिड्यूस अकरेंस या फेल्योर कॉज, प्रोसेस मॉडिफिकेशन करते हैं टू डिटेक्शन इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि हमारा एबिलिटी जो फेल्योर कॉज का हो वो बढ़े, फेल्योर मोड का बढ़े, एबिलिटी डिटेक्ट करने का अच्छा हो। और जो एक्शन है वो 3 चीज में डिवाइड है। ये ओपन एक्शन है, या कंप्लीटेड है, या नॉट कंप्लीटेड है। ओपन मतलब कोई एक्शन अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, कंप्लीट मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, और नॉट कंप्लीट मतलब इन प्रोसेस में है। और लास्ट जो स्टेप है दोस्तों वो है रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। जो रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन में हमें डिटेल देना है, रिपोर्ट समराइज करना है, डिटेल में हमको बताना है कि हमने जो एफएमईए किया है उसका स्टेटस क्या है, क्या समरी है, क्या रिपोर्ट है, वो मैनेजमेंट के साथ शेयर करना है, और किस तरह से हम पोटेंशियल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके रिड्यूस कर रहे हैं वो डिटेल हमें एक्सप्लेन करना है। डिटेल एक्टिविटी आपको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि आप गोल से कैसे अचीव कर रहे हैं और गोल से कितने करीब हैं। दोस्तों, अब आइए हम इस फॉर्मेट को डिटेल में अंडरस्टैंड करें और समझें। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इससे आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेप किस तरह से फिलअप करना है। दोस्तों, ये एक ब्लैंक फॉर्मेट है एज पर एआईजी वीडीए का एफएमईए का ब्लैंक फॉर्मेट है, जिसे 7 स्टेप में जो सिखाया, जो पहले हमने बताया है उसी का हम आइए हम इसे डिटेल में जानते हैं। पहला स्टेप है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप भी कहते हैं। जैसे प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कंपनी का नाम क्या है, प्लांट का लोकेशन क्या है,
मॉडल क्या है, सब्जेक्ट क्या है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर FMEA का नंबर ID भी दे सकते हैं, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फिडेंशियल लेवल भी आप दे सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल लेवल में जनरली कॉन्फिडेंशियल ही लिखा जाता है, और भी 2 ऑप्शंस हैं बट उसे नहीं जनरली नहीं लिखते हैं, ओनली कॉन्फिडेंशियल लिखा जाता है। यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल टीम कौन कौन सा है आप दे सकते हैं। दोस्तों ये कुछ इसी जिस प्रोडक्ट का हम FMEA कर रहे हैं उसी का जो पास्ट फेल्योर जो हिस्ट्री है उससे हमने क्या लर्निंग किया है, उसे कैसे सीखा है, कैसे हमने जाना है, कैसे उसे सॉल्व किया है। अगर वो डिटेल अगर आप यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं, और नहीं देना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे हमारा पोटेंशियल फेलियर आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसानी होगी और एक्शन डिसाइड करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। दोस्तों ये स्टेप 1 था प्रिपरेशन प्लानिंग। अब स्टेप 2 स्ट्रक्चर एनालिसिस। दोस्तों स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम जो भी प्रोसेस, जो भी आइटम का FMEA कर रहे हैं उस आइटम का सिस्टम, सब सिस्टम, पार्ट, एलिमेंट, नेम और प्रोसेस का डिटेल यहाँ पर देंगे। उसका फिर प्रोसेस स्टेप क्या क्या है वो डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस से ये आइटम बनता है या ये सिस्टम बनता है। फिर उस आइटम का, हर एक आइटम का जनरली 4M में मैन, मशीन, मटेरियल मेथड में हम कौन कौन से प्रोसेस वर्क करते हैं उस पर्टिकुलर वर्क एलिमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, वो हम लिखेंगे। फिर सेकेंड ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी फंक्शनल एनालिसिस में जैसा कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में ये एरो है, ये एरो से यहाँ पर हमें उस सिस्टम का फंक्शन लिखना है। जैसे यहाँ पर आपका कुछ आइटम आपने लिखा है तो उस आइटम का फंक्शन आपका प्लांट में क्या है, कस्टमर एंड में क्या है, एंड यूजर में उस आइटम का फंक्शन क्या है। फिर इस प्रोसेस से यहाँ पर जो प्रोसेस लिस्ट आउट किया है उस प्रोसेस स्टेप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो डिटेल हमें यहाँ पर देना है। और ये जो मैन, मशीन, मटेरियल है ये क्या फंक्शन करता है इस प्रोसेस के लिए वो लिखना है, जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको वो डिटेल आपको यहाँ पर लिखना है कि मैन का क्या फंक्शन है, मशीन का क्या फंक्शन है या मटेरियल का क्या फंक्शन है। फंक्शन एनालिसिस के बाद जो स्टेप 4 है वो फेल्योर एनालिसिस है। ये जो मेरा आइटम है, यहाँ का जो मेरा आइटम है, ये आइटम अगर इसका ये फंक्शन फेल होता है तो कस्टमर एंड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड यूज़र में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये डिटेल हमें यहाँ पर देना है कि हमारा फेल्योर जो है उससे क्या क्या हो सकता है, और उस फेल्योर की सेवेरिटी हमें निकालनी पड़ेगी एज पर गिवन सेवेरिटी रैंकिंग, जो कि हम इसमें आपको बताएंगे। सेवेरिटी रैंकिंग के हिसाब से हम यहाँ पर सेवेरिटी रैंकिंग देंगे, और जो हाईएस्ट सेवेरिटी रैंकिंग होगा उसी को हम आगे कंसिडर करेंगे। फिर ये फेल्योर होने का जो फेल्योर मोड है, क्या मोड है, उसके बारे में हम लिखेंगे कि किस वजह से या क्या मोड है फेल्योर होने का, और फेल्योर होने का रीज़न क्या है, कॉज, फेल्योर कॉज क्या है, इस फेल्योर का रीज़न क्या है, किस वजह से ये फेल्योर मोड हो सकता है। तो इसके लिए फिर हम फेल्योर कॉज पे हम प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, जो कॉज होगा उसके ऊपर जो एक्शन लेंगे वो प्रिवेंटिव एक्शन होगा, और अकरेंस कितनी बार हो चुका है उस फेल्योर कॉज का, कितनी बार रिपीट हो चुका है, यहाँ पर रैंकिंग देंगे। बेस्ड ऑन लास्ट 6 मंथ डाटा हम दे सकते हैं, और PPM के बेस पर भी हम अकरेंस रैंकिंग दे सकते हैं। हालांकि इसका गाइडेंस है, इसमें हम उसे देखकर भी अकरेंस रैंकिंग दे सकते हैं। अब करंट डिटेक्शन कंट्रोल क्या है, फेल्योर कॉज का या फेल्योर मोड का। अगर वो फेल्योर डिफेक्ट बन जाता है तो उसको डिटेक्ट करने का अभी डिटेक्शन रैंकिंग, अभी हमारे पास क्या कंट्रोल है, इस बेस पर हम डिटेक्शन रैंकिंग देंगे फॉर फेल्योर कॉज और फेल्योर मोड का। फिर AP, ये जो AP है देखिए यहाँ पर हाई, मीडियम, लो एंड नॉट एप्लीकेबल, ये एक्शन प्रायोरिटी है कि हमें ये हाई में रखना है, मीडियम में रखना है या लो में रखना है।
ये हमें डिसाइड करना है जो हमें गाइडलाइन दिया गया है। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप उस पर लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अगर आप फिल्टर कोड देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद जो 6th स्टेप है वो है ऑप्टिमाइजेशन। फिर आपका प्रिवेंशन जो फेल्योर कॉज के ऊपर है उसके ऊपर फेल्योर प्रिवेंशन एक्शन आपको लेना है, क्या लिया है, डिटेक्शन एक्शन आपने क्या लिया है, ये उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, उसमें नाम लिखना है, किसने किसने काम करना है, उसका टारगेट डेट क्या है और उसका स्टेटस क्या है। उसके बाद एक्शन लेने के बाद आपके पास एविडेंस क्या है, आपको एविडेंस दिखाना है कि ये एक्शन हमने कंप्लीट किया है, वो एविडेंस क्या है, कंप्लीशन डेट क्या है। और ये एक्शन लेने के बाद हमारा जो रिवाइज सेवरिटी रैंकिंग है, अकरेंस रैंकिंग है और डिटेक्शन रैंकिंग है, तो इस बेस पे हमारा एक्शन प्रायोरिटी नंबर क्या हुआ, हाई हाई से लो हुआ, हाई से मीडियम हुआ, क्या हुआ, तो ये हमें डिटेल यहाँ पर देना है। तो दोस्तों ये है हमारा नया FMEA का फॉर्मेट। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि FMEA का फॉर्मेट हमें कैसे फिलअप करना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो पहले के जो स्लाइड्स है उसे काफ़ी ध्यान से समझिए, तो आपको इसे भरने में कोई आसानी नहीं होगी। हम बहुत जल्द ही एक फिलअप किया हुआ धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हम अपने वीडियो में और अच्छे से और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।